हेलो, हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 और उसमें से भी जो चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन की सीरीज़ में देखेंगे। इससे पहले हमने बिपिन चंदा देखी हुई है और कई सारी एनसीईआरटी की पॉलिटी, क्वेश्चंस आंसर्स और कई सारी चीज़ें देखे हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर एंड क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम आवर पास्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनी फर्दर डिले। हम लोग चैप्टर फर्स्ट का क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें देखो अगर चैप्टर फर्स्ट का आपको क्विक रिवीजन करना, उससे पहले मैं कुछ आपको लिख के बता देता हूँ। दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है चैप्टर फर्स्ट को एनसीईआरटी के क्लास 6 को याद करने से हम स्टार्ट करें उससे पहले। दैट लगभग 12,000 बीसी के आसपास, ठीक है, 12,000 बीसी के आसपास, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और व्हाट वी कॉल इन हिस्ट्री एज अ नियोलिथिक कल्चर, ठीक है, हिंदी में से नवपाषाण काल कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ से पूरी पुख्ता इतिहास शुरू होता है ह्यूमंस का। और जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है मोर और लेस आपको यहीं से शुरू होने को मिलती है। यानी अगर जीरो से शुरू करें हम, जीरो माने, और यहाँ पर 2020 में हम और आप हैं, अगर 2021 में इस समय, तो जो ये यहाँ का जो 12,000 साल पहले है, मतलब जीरो से 12,000 साल पहले, यानी आज से लगभग 14,000 साल पहले का इतिहास का ये पहला चैप्टर शुरू होता है ऑफ क्लास 6। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसको क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रॉम आवर पास्ट वी कैन स्टडी फूड्स, क्लॉथ, हाउस ऑफ पीपल, इवन लाइफ्स ऑफ हंटर, हर्डर्स एंड फार्मर्स, ठीक है। तो इन लोगों की लाइफ आपको पता है, न्यूलिथिक एज में इन लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और दो ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड नर्मदा। अब चूंकि पता है आपको, जो स्टार्टिंग की सिविलाइजेशन हुई है वो नदियों के किनारे बसी हैं, और इस पर भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनता है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की जो स्टार्टिंग की सिविलाइजेशन थी वो नदियों के किनारे आखिर क्यों बसती थी। तो पीपल यूज टू लिव इन लार्ज नंबर्स, यहाँ पर लोग काफ़ी ग्रुप में रहते थे। एंड रीजन इज वेरी एंड आंसर इज वेरी लॉजिकल बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड फर्टाइल सॉइल, एंड यू कैन ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स। बट हम लोग यहाँ क्विक रिवीजन की चीज़ में देख रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं और टर्मिनोलॉजी है उनसे आपको रूबरू कराते हुए चलेंगे। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग, रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण। एनिमल्स लाइक सीप, गोट, कैटल लिव्ड इन द विलेजेस। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर थ्रू हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयास, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज, मेड जर्नीज डेंजरस एट द टाइम्स। उस समय आप इमेजिन करो कि कोई सब कॉन्टिनेंट का क्या कर रहा है, जर्नी कर रहा है, हिमालय से होते हुए, जंगल से होते हुए, रेगिस्तान से होते हुए, समुद्र तट पर पहुंचना। फिर हिंटरलैंड, हिंटरलैंड इज अ टर्म यूजुअली यूज इन जियोग्राफी। तो हिंटरलैंड मतलब आंतरिक भागों में देश में ना, प्लेन में टहलना। तो ये इट वॉज अ वेरी डेंजरस एट दैट टाइम, क्योंकि वहाँ पर जाना और होना। तो ये 6 क्लास के बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, but for you it is a quick revision. Men and women moved, quick revision of your history that we usually missed when we were in class 6 or 7th or 8th. Men and women moved in search of livelihood and also attempt to escape from natural disaster like flood and drought. some क्योंकि वो नदियों के किनारे रहते थे और इसलिए कई बार वो नेचुरल डिज़ास्टर आने पर उनको मूव होना पड़ता था। और नेचुरल डिज़ास्टर चाहे फ्लड का हो, चाहे ड्रॉट का हो, अगर उनके पास संसाधन नहीं है जीवित रहने के लिए, तो वो दूसरे मूव पर दूसरे स्थान पर जाते थे। और वन ऑफ द रीजन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई, तो वहाँ पर भी एक रीजन दिया जाता है नेचुरल डिज़ास्टर का, कि हो सकता है इंडस वैली के पास में जो नदियाँ रही हों उसमें से पानी खत्म हो गया हो, या वहाँ पर कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ गई हो जिसके कारण, और मूवी जो दिखाई गई है उसमें भी यही रीजन साइट किया गया है। समटाइम्स मेन मार्चेड इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड्स, बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्ड विद द कारवान्स और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लोग क्या है, आर्मीज के साथ जाते थे, दूसरे जो राजा रजवाड़े होते थे आसपास, या जो ट्राइब्स होती थी उनको कंकर करते हुए आगे बढ़ते थे। और कारवां इस मीन्स ग्रुप में चलते थे, और जहाज़ों के द्वारा, जो जहाजी बेड़े होते थे उस समय उनके। और इसका एक एग्जांपल है लोथल, आपको पता है ना, लोथल एक डॉकयार्ड हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, उनके पास इंपॉर्टेंट प्रेशियस स्टोन्स होते थे ना उस समय के, जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स ऑब्जेक्ट्स होते थे वो अपने पास रखते थे। रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम
विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो उस समय रिलीजियस टीचर्स होते थे, गुरु होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो लोग एक गांव से दूसरे गांव टहलते थे और वहाँ पर रुक रुक करके जो उनके शिष्य होते थे या वहाँ की पब्लिक होती थी उनको एडवाइस करते थे, उनको इंस्ट्रक्शन देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर मैन न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोग इसलिए भी, सम पीपल परहैप्स, शायद इसलिए भी घूमते थे, परहैप्स द वर्ड इज परहैप्स, शायद इसलिए भी घूमते थे क्योंकि उनको कुछ एडवेंचर चाहिए होता था ना, उनको जानना था, उनके अंदर एक इनक्यूजिवनेस होती थी, एक क्यूरियोसिटी होती थी कि उनको कुछ जानना है। और दैट इज़ वाई आज हम लोग यहाँ तक हमारी सिविलाइजेशन पहुँची। अगर सोचिए, अगर किसी ने पत्थर से आग बनाने की कोशिश ना की गई होती तो वी वेर स्टिल लिविंग इन टाइम ऑफ पैलियोलिथिक एज, थैंक्स टू दैट मैन who enlightened the path of civilization. All these led to the sharing of ideas between the people. इससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे से जगह मूव हुए, उन्होंने आइडियाज़ का एक्सचेंज किया। एंड टू वर्ड्स वेर ऑफन आवर, अब यहाँ से देखो बात चेंज हो जाती है, ये हमारे शब्द के लिए है, इंडिया एंड भारत, ये दो शब्द हमारे लिए यूज होते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, इंडस एक नदी है और जिसको सिंधु नदी संस्कृत में कहते हैं। और इसके प्रोनाउंसिएशन से अब आपको इसके पीछे की कहानी पता होगी कि जब हमारे देश पर बाहर के से लोग आए, खासकर पर्शियन से, तो उन लोगों ने सिंधु रिवर को उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा चेंज हुआ और इसीलिए इंडस रिवर हुई और इंडस से फिर इंडिया बन गई। ठीक है, तो वो लोग शी को ही प्रोनाउंस करते थे। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट द मिसकंसेप्शन इन प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ वाई द सिंधु बिकम इंडस एंड इंडिया, द नेम ऑफ आवर कंट्री डिराइव फ्रॉम इंडस। तो नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड मेंशनड इन द ऋग्वेद। जो भारत भी हमारे देश को कहा जाता है वो ऋग्वेद में मेंशन है। एंड इट्स अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो कि एक संस्कृत की स्क्रिप्चर है, काफ़ी पवित्र बुक है, एंड डेटेड टू 35,000 ईयर्स एगो। बट ये देखो, इसमें जो ये डेट लिखी हुई है इट इज़ नॉट वेरी कन्फर्म। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर साहब कई अनेक, चूँकि हिस्ट्री और खासकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कई सारे विद्वानों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, तो ये एक बहुत प्रिसाइज नहीं है। कई लोग इसको 5,000 साल मानते हैं, कई लोग तो इसको और भी मतलब पुराना मानते हैं। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप बैलेंस व्यू रखना चाहते हैं तो 3500 ईयर्स एगो इज़ बेस्ट फॉर यू। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें वेज टू फाइंड आवर पास्ट, किस तरीके से हम लोग वेज टू फाइंड आउट पास्ट, कैसे हमें अपना पास्ट पता चलता है। इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट, देखो ये 3 शब्दों में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। पहले तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च। तो बर्च का जो ट्री होता था उसके बार्क यानी उसकी खाल पर लिखी जाती थी, विच ग्रोस इन हिमालय। इसको आप गूगल करके ये इस ट्री को आप देखना, एक बर्च का ट्री होता है। तो इसकी, और ये एक टर्म आता है बार्क, बार्क मतलब इसकी खाल पर, जैसे आप पौधे की खाल को निकाल लिया जाए, कई सारी आप आसपास के पौधे, जैसे यूकलिप्टस देखो तो उसमें से भी कभी ऐसा निकल जाता है। बट दिस चूँकि ये हिमालय के आसपास जितने स्क्रिप्चर्स लिखे गए और इसलिए और ये हिमालय में ही ये पेड़ होता था, तो फॉर देम इट वाज वेरी कन्वीनियंट मेथड, तो इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, और इसको कई सालों में जो इंसेक्ट्स थे उनके द्वारा खा लिया गया। सम वे, कुछ इसमें से जो है डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, बट उसके बावजूद भी कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट बची रहीं। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, कई सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो हमारी टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में बचाकर रखी गई। अब यहाँ पर भी आप एक लॉजिक दे सकते हैं कि हमारी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज को भी समय समय पर डिस्ट्रॉय किया गया, तो इसलिए हमारी जो धरोहर थी वो भी नष्ट होती गई, इवन आफ्टर प्रिजर्वेशन इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। फिर भी हम लोग इतिहास को इतना डिकोड कर पाए हैं, दैट इज़ आवर बिग अचीवमेंट बिसाइड सो मेनी इन्वेजन्स एंड व्हेन मैन्युस्क्रिप्ट वेयर ईटन बाय द इंसेक्ट्स एंड वेयर डिस्ट्रॉयड। सो दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स पर कितनी विस्तृत मैन्युस्क्रिप्ट, वो भी पत्तों पर लिखा जाना, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। रिलीजियस बिलीव, प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, पूरा एकदम साइंस, मेडिसिन, मेडिकल साइंस जो एंशिएंट था वो पूरा मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा गया था। आप यू कैन यू इमेजिन इट।
जो बेहतरीन किताबें हैं आज जिनको हम लोग आप पढ़ते हैं, बेहतरीन एपिक पोयम्स, प्लेस, ड्रामा, ये सारी चीज़ें जो संस्कृत में लिखी गई थी, और इसके अलावा जो प्रकृत लैंग्वेज हुआ करती थी, जो बाद में बुद्ध और जैन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज होती है, और तमिल लैंग्वेज का भी जो साहित्य काफ़ी रिच हुआ करता था। तो दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। और एक टर्म होता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। ये हमेशा हार्ड सरफेस पर होता है, सच एज स्टोन और मेटल। जैसे आपको कोई उस समय कुछ हमको मिल जाते थे, सिक्के मिल जाते थे, या कोई पिलर मिल जाता था, ठीक है, जैसे किंग्स कोई आदेश देता है, उसको किसी पत्थर पर लिखवा देता है। खासकर इंस्क्रिप्शन का टर्म आप सबसे ज़्यादा अशोक का जब पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। तो इंस्क्रिप्शन हमेशा हार्ड सरफेस पर होते हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट हमेशा सॉफ्ट सरफेस पे हुआ करता था, यूजुअली ऑन पाम लीफ एंड और स्पेशली प्रिपेयर्ड ऑन द बार्क ऑफ बर्च ट्री। आप ये भी आपको याद रखना, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो आपको ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है कि जो भी करते थे डे टू डे लाइफ किंग क्वींस, वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड किया जाता था। और कोई आदेश होता था, खासकर जैसे अशोक का एग्जांपल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, उन्होंने कोई आदेश दिया तो उसको एक बड़े पिलर में लिखवा करके कहीं पर गाड़ दिया जाता था। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन पर हम लोग इन फ्यूचर बात करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट दे स्टडी, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज हु आर डीपली इन्वॉल्व इन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? वो आप जानते ही हैं ना, किसी को क्या करना, एक्सक्वेट करना, एक्सप्लोर करना, इंस्क्रिप्शंस को, मोनूमेंट्स को, रॉक मोनूमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को जो पढ़ते हैं वही लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में है। और आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इनको फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में मेड ऑफ स्टोन, उनको उन्हीं के सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। आपको पता है अपने देश में है ना, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी भी है, ASI जिसे कहते हैं। तो वो किसी भी चीज़ को नेशनल हेरिटेज घोषित करती है, समय समय पर ये न्यूज आती हैं। ऑब्जेक्ट्स कौन से हार्ड हैं, कौन से सॉफ्ट हैं, कौन से पेरिसेबल हैं, कौन से कितने समय बाद आए हैं, ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमें? ASI यानी आर्कियोलॉजिस्ट ही ये सारी चीज़ें डिकोड करते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि दे आल्सो टुक बोन्स ऑफ एनिमल्स। ये आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में ही बात कही जा रही है। इसका पूरा विवरण आप रखें कि क्या कितना कब जलाया गया था और कितने उसमें कितना टाइम हो गया है। और हिस्टोरियन क्या होते हैं? दो टर्म इसमें आपको और सीखने को मिलेगा। हिस्टोरियन क्या होते हैं? ये एक स्कॉलर्स होते हैं। स्कॉलर्स मतलब दोज हु आर इन्वॉल्व इन स्टडी रिसर्च, हु स्टडी द पास्ट, often use the word source to refer the information found from manuscript, inscription and archaeology। जो भी आर्कियोलॉजी में मिला इनको, जो भी इंस्क्रिप्शंस में मिले, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट में मिले, ये उसको सोर्स का देते हुए कि एक अपना एक इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। दिस इज पर्सन हु इज नोन एज हिस्टोरियन। और हिस्टोरियन में भी कई सारी ब्रांच होती हैं और वही यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे डिबेट्स होते हैं। दैट इज़ अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, हम लोग वो बात नहीं करेंगे। ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द। हाँ, इतिहास में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई डेट का काउंटिंग कैसे होता है। तो एक टर्म आपने सुना होगा BC। BC का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर ये जो अगर इसको 0 मान लिया जाए तो यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब क्राइस्ट कौन है? ईसाई के जो ईसाई को मानते हैं उनके ये गॉड होते हैं। तो ईसाई का जन्म जब हुआ उसको इन्होंने 0 मान लिया। उससे पहले के टर्म को इन्होंने क्या कहा? ये BC है। और उसके बाद के टर्म को क्या कहा? AD कहा गया, ठीक है। तो जैसे अगर हम 2021 में हैं अभी, तो इसको क्या कहा जाएगा कि 2021 AD। लेकिन अगर 1200 BC की बात करें तो ये यहाँ से कैलकुलेट होगा। BC मतलब कि जब जन्म के पहले क्राइस्ट के। लेकिन भाई कुछ इतिहासकारों ने कहा कि हम BC और AD को क्यों माने, हम तो ईसाई ये तो एक धार्मिक कैलकुलेशन है, हिस्ट्री एक न्यूट्रल सब्जेक्ट है। तो कुछ इतिहासकार, जैसे भारत में भी ये वेव है, उसको BC और AD को ना करके BC को क्या कहते हैं? कहते हैं कि कॉमन एरा। ये एक कॉमन एरा है, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा इसको कहेंगे, बिफोर कॉमन एरा। इन्होंने कहा है जो बीच का समय आपने जिन्होंने क्राइस्ट के बर्थ को आपने जोड़ दिया है, जैसे AD का मतलब एनो डोमिनी भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर डेथ लिखा हुआ है, बट एनो डोमिनी भी आप इसको समझिए। तो इसको आज जो न्यू हिस्टोरियन है या न्यू जो यंग हिस्टोरियन है, नए ओपन माइंड वाले, वो कहते हैं भाई धार्मिक कोई आधार नहीं होना चाहिए, इसको हम कहेंगे बिफोर कॉमन एरा। क्या? बिफोर
कॉमन एरा या सीई, ठीक है, और इसको कहेंगे कॉमन एरा। तो आप देखे होंगे कि 1500 ना ऐसे करके 1500 सीई लिखा रहता है ना, सी कॉमन एरा, ये क्या है, कॉमन एरा हो गया है। और ये क्या है, बिफोर कॉमन एरा। तो ये सारे बीच वाले को कॉमन एरा से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि अब क्राइस्ट का बीसी वाला चलन और एडी वाला चलन थोड़ा आजकल कम देखने को मिलेगा। नई नई किताबों में आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा सीई या बीसीए, मतलब कि इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा, एंड सी मतलब कॉमन एरा। तो अगर आपको लिखा है 1526 सीई, मतलब इसका मतलब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ एडी क्यों नहीं लिखा है। एडी अब हट गया है, यानी मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको हटा मिलेगा, नई किताबें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सीई मिलेगा, सी मतलब कॉमन एरा। तो क्रिश्चियनिटी को एक हटाने का ये प्रयास है कुछ हिस्टोरियन द्वारा, एंड रीजन इज क्योंकि इतिहास में रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, रिलीजन शुड नॉट बी, क्योंकि बायसनेस कोई नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ वाई ओनली रीजन इज। आई होप पहला चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और क्विक रिवीजन हम लोग आगे करते रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।